तो बिहार में चुनावी शोर अब बिल्कुल शांत हो गया है। वोटिंग हो चुकी है। हाँ, सब निपट गया। और लगभग 12 करोड़ वोटर्स का जो फैसला है वो अब ईवीएम में बंद है। नतीजे आने में तो अभी कुछ दिन है, लेकिन माहौल पूरा गर्म है अटकलों का। बिल्कुल, हर तरफ यही चर्चा है। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या नीतीश कुमार सत्ता में बने रहेंगे या फिर तेजस्वी यादव का महागठबंधन इस बार बाजी पलट देगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। आज हम इसी पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास अलग-अलग न्यूज़ चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, तो आज उनका जरा गहराई से विश्लेषण करते और समझने की कोशिश करते हैं कि ये हवा का रुख किस तरफ बता रहे हैं। हाँ, देखते हैं ये एग्जिट पोल्स क्या कहानी कह रहे हैं। तो मैदान में जो मुख्य टक्कर थी वो दो गठबंधनों के बीच ही थी। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाला एनडीए, मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, हाँ, एनडीए, जिसमें उनकी पार्टी जेडीयू तो है ही, साथ में बीजेपी, चिराग पासवान की एलजेपी, रामविलास, जीतन राम मांझी की हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो भी शामिल हैं। इन सब ने मिलकर चुनाव लड़ा। एक मजबूत गठबंधन था कागज पर। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन, इसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां थीं। हाँ, महागठबंधन। इनका जो मुख्य चुनावी मुद्दा था वो था बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बदलाव का नारा। तेजस्वी की रैलियों में हमने देखा भीड़ भी काफी उमड़ रही थी, काफी चर्चा भी हुई उसकी। भीड़ तो बहुत थी, ये बात सही है। लेकिन क्या वो भीड़ वोटों में बदली? एग्जिट पोल शायद हमें इसका कुछ अंदाजा दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैट्रिज के एग्जिट पोल पे नजर डालते हैं। मैट्रिज के जो आंकड़े आए हैं वो तो मतलब काफी चौंकाने वाले लग रहे हैं। हाँ, मैंने भी देखे हैं। उनके हिसाब से एनडीए को 147 से 167 सीटें मिलने का अनुमान है। ये तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये तो साफ साफ 2/3 बहुमत की तरफ इशारा कर रहा है एनडीए के लिए। बिल्कुल, ये तो लैंडस्लाइड विक्ट्री जैसी बात हो गई अगर ये सही है। और वहीं महागठबंधन को सिर्फ 70 से 90 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाया गया है। और प्रशांत किशोर की जो नई पार्टी है, जन सुराज पार्टी, उसे 0 से 2 सीटें। ना के बराबर। तो इन नंबर्स के पीछे की कहानी क्या हो सकती है? ये तो एनडीए के लिए एकदम एक तरफा जीत जैसा लग रहा है ना? बिल्कुल, अगर मैट्रिक्स की अनुमान सच होते हैं तो ये सिर्फ एनडीए की जीत नहीं होगी बल्कि बहुत बड़ी, मतलब जबरदस्त जीत होगी। और इसका सीधा मतलब निकलेगा कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। अब इन आंकड़ों के पीछे कई कारण हो सकते हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं या जो विश्लेषण है वो यही बताता है कि शायद ग्रामीण इलाकों में, जहां एनडीए का एक कोर वोट बैंक है, वहां उनकी पकड़ काफी मजबूत बनी रही इस बार भी। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक ही काफी था? क्योंकि तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी का मुद्दा तो बहुत जोर शोर से उठाया था और उसका असर युवाओं में दिख भी रहा था। सही कहा आपने। तेजस्वी ने युवाओं को छोड़ने की पूरी कोशिश की और वो मुद्दा गूंजा भी। लेकिन लगता है कि 2-3 बड़े फैक्टर्स शायद एनडीए के पक्ष में ज्यादा काम कर गए मैट्रिक्स के हिसाब से। पहला, महिला वोटर। अच्छा, महिला वोटर। हाँ, नीतीश कुमार की कुछ योजनाएं हैं, जैसे वो लड़कियों की साइकिल योजना या फिर नौकरियों और पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण। हाँ, वो तो काफी चर्चित रही हैं। बिल्कुल, इनका असर जमीनी स्तर पर दिखता है। कई महिला वोटर्स के लिए ये सिर्फ योजनाएं नहीं है, ये एक तरह से सामाजिक सम्मान और सशक्तिकरण का प्रतीक बन जाती हैं। तो मैट्रिक्स का सर्वे शायद इसी भावना को पकड़ रहा है। और दूसरा फैक्टर है जातीय समीकरण। बिहार की राजनीति में ये तो हमेशा से ही अहम रहा है। हाँ, वो तो है ही। ऐसा लगता है कि एनडीए अपने कोर वोट बैंक को, जिसमें सवर्ण जातियां हैं, कुर्मी कोयरी का लवकुश समीकरण है और अति पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, उसे एकजुट रखने में कामयाब रहा। और ऊपर से बीजेपी के साथ होने से एनडीए का सामाजिक आधार और फैला है। महागठबंधन ने अपने मुस्लिम, यादव, एमवाई समीकरण और कुछ अन्य पिछड़ी जातियों पर भरोसा किया होगा, लेकिन शायद या तो वोटों का बिखराव हुआ या फिर एनडीए की जो सोशल इंजीनियरिंग थी वो ज्यादा कारगर रही। और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, उनको 0 से 2 सीटें, मतलब कोई असर नहीं हुआ उनका? देखिए, प्रशांत किशोर ने यात्राएं तो बहुत की, मुद्दे भी उठाए, लेकिन एक नई पार्टी को तुरंत चुनावी सफलता में बदलना बहुत मुश्किल काम होता है, खासकर बिहार जैसे राज्य में जहां राजनीति इतनी जटिल है। मैट्रिज के अनुसार तो उनका प्रभाव लगभग नगण्य रहा है। वो शायद कुछ हजार वोट काट सकते हैं कुछ कुछ सीटों पर उसे सीटों में बदलने लायक वोट शायद उन्हें मिलते नहीं दिख रहे। तो इस पोल के हिसाब से तो वो महज एक साइड स्टोरी या कह लीजिए फुटनोट बनकर रह गए हैं। ठीक है, तो मैट्रिज का नजरिया तो एनडीए के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। अब जरा दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल को देखते हैं
क्या वो भी यही कहानी कह रहे हैं? हाँ, देखते हैं। हाँ, दैनिक भास्कर के आंकड़े भी मतलब कमोबेश उसी दिशा में संकेत दे रहे हैं। हालांकि सीटों का जो रेंज है वो थोड़ा अलग है। भास्कर कह रहा है कि एनडीए को 145 से 160 सीटें मिल सकती हैं। अच्छा, ये भी 140 के पार ही है। हाँ, यहाँ भी आंकड़ा 140 के पार है। महागठबंधन को 73 से 91 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य के खाते में कुछ सीटें जा सकती हैं। तो ये सर्वे भी एनडीए को बहुमत के आंकड़े से तो काफी ऊपर ही दिखा रहा है। बिल्कुल। इससे क्या संकेत मिलते हैं? क्या ये नीतीश फैक्टर अभी भी उतना ही मजबूत माना जाए? ये दिलचस्प बात है। अगर आपको याद हो पिछला चुनाव 2020 वाला, उस समय नीतीश कुमार के खिलाफ एक तरह की एंटी इनकम्बेंसी मतलब सत्ता विरोधी लहर महसूस की जा रही थी। हाँ, लग रहा था कि लोग बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल, लग रहा था बदलाव होगा। लेकिन भास्कर का सर्वे और मैट्रिक्स भी ये इशारा कर रहा है कि शायद इस बार वोटर्स की प्राथमिकता बदल गई। हो सकता है कि पिछले कुछ सालों में जो राजनीतिक उठापटक हुई, उसके बाद लोग अब एक स्थिर सरकार को ज्यादा पसंद कर रहे हो। अच्छा, स्टेबिलिटी फैक्टर। हाँ, और उन्हें लगा हो कि भाई जो सरकार चल रही है ठीक है, उसे ही चलने दिया जाए, ज्यादा प्रयोग न किया जाए। तो ये एंटी इनकम्बेंसी वाला मुद्दा इस बार क्यों उतना हावी नहीं हुआ? क्या सरकार के कामकाज से लोग ज्यादा संतुष्ट थे या फिर विपक्ष कोई मजबूत विकल्प नहीं दे पाया? आपको क्या लगता है? शायद दोनों बातें कुछ हद तक सही हैं। देखिए, एनडीए ने अपने प्रचार में लगातार डबल इंजन सरकार के फायदों को गिनाया कि केंद्र में मोदी जी हैं, राज्य में नीतीश जी। हाँ, ये नारा तो खूब चला। उन्होंने सड़कों, बिजली, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर अपने पिछले कार्यकाल के काम गिनाए। हो सकता है कि वोटर्स के एक बड़े वर्ग को ये बातें ज्यादा भरोसेमंद लगी हों। और साथ ही जैसा मैं पहले भी बात की, जेडीयू का अपना एक संगठनात्मक ढांचा है और बीजेपी का कैडर वोट है। ये दोनों मिलकर एक मजबूत जमीनी पकड़ तो बनाते ही हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन ने बेरोजगारी और वो 10 लाख नौकरियों के वादे पर पूरा जोर लगाया, जो यकीनन एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। हाँ, बिल्कुल। लेकिन शायद वो वोटर्स को ये यकीन दिलाने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए कि वो एनडीए से बेहतर शासन दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग मौजूदा सरकार से बहुत खुश तो नहीं होते, लेकिन विपक्ष पर भी उन्हें पूरा भरोसा नहीं हो पाता। हाँ, ये बात तो है। ऐसी स्थिति में वो फिर सोचते हैं कि चलो जो है चलने दो, यथास्थिति बनाए रखना पसंद करते हैं। भास्कर का सर्वे शायद इसी तरफ इशारा कर रहा है। ये बात वाकई गौर करने वाली है कि दोनों ही बड़े एग्जिट पोल मैट्रिक्स और भास्कर एनडीए को काफी आराम से बहुमत दिला रहे हैं। लेकिन अब आते हैं तीसरे सर्वे पर, चाणक्य स्ट्रैटेजीज। और यहाँ तस्वीर थोड़ी अलग दिख रही है। अच्छा, चाणक्य का क्या कहना है? चाणक्य स्ट्रैटेजीज का अनुमान है कि एनडीए को 130 से 138 सीटें मिल सकती हैं। ओह, ये तो कम है। हाँ, और महागठबंधन को 100 से 108 सीटें, अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें। अब देखिए, यहाँ एनडीए बहुमत के आंकड़े 122 के करीब तो है, लेकिन वो प्रचंड बहुमत नहीं दिख रहा जो मैट्रेज या भास्कर बता रहे थे। बिल्कुल, ये तो नेक टू नेक फाइट लग रही है। हाँ, और यह महागठबंधन भी 100 सीटों का आंकड़ा पार कर रहा है। तो ये क्या दिखाता है? ये तो कांटे की टक्कर वाली बात हो गई ना? बिल्कुल, चाणक्य का सर्वे तो मुकाबले को एकदम खुला बना देता है। 130, 138 सीटें एनडीए के लिए बहुमत तो हैं, लेकिन ये वो सेफ जोन नहीं है जहां गलती की कोई गुंजाइश ही ना हो। मार्जिन कम है। हाँ, अगर अंतिम नतीजों में 10-15 सीटें भी इधर-उधर होती हैं, तो पूरा खेल पलट सकता है। और 100 से 108 सीटें महागठबंधन के लिए भी एक बहुत सम्मानजनक आंकड़ा है, और ये दिखाता है कि वो मुकाबले में पूरी तरह बने हुए थे। तो चाणक्य के आंकड़े बाकियों से इतने अलग क्यों हो सकते हैं? क्या उनकी मेथोडोलॉजी में कुछ फर्क है, या आपको लगता है उन्होंने जमीनी हकीकत को ज्यादा करीब से पकड़ा है? देखिए, एग्जिट पोल की मेथोडोलॉजी में अंतर तो होता ही है। सैंपल साइज क्या था, सैंपल कैसे चुना गया, सर्वे किस समय किया गया, सवाल कैसे पूछे गए, ये सब चीजें नतीजों पर असर डालती हैं। हाँ, ये तो है। चाणक्य कई बार अपने सटीक अनुमानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि वो गलत साबित हुए हों। ये भी हो सकता है कि उन्होंने उन वोटर्स की नब्ज को पकड़ा हो जो आखिरी समय तक तय नहीं कर पाए थे, या जिन्होंने खुलकर अपनी पसंद नहीं बताई। हमने भी जमीनी स्तर पर जो माहौल देखा था, उसमें मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थीं। पटना शहर में शायद विकास और स्थिरता की बातें ज्यादा थीं, लेकिन आप जैसे ही ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, खासकर उत्तर बिहार में, वहां बेरोजगारी और महंगाई को लेकर काफी गुस्सा भी था। अच्छा। कुछ युवा थे जो बदलाव चाहते थे, लेकिन उनके माता पिता शायद नीतीश के अनुभव को ज्यादा महत्व दे रहे थे। महिलाओं में भी जहां एक तरफ नीतीश की योजनाओं की तारीफ हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ महंगाई और नौकरियों की कमी से परेशानी भी थी। तो चाणक्य का सर्वे शायद इसी मिलीजुली जटिल जमीनी हकीकत को दर्शा रहा है, जहां मुकाबला शायद उतना एकतरफा नहीं था जितना पहले दो पोल्स में लग रहा था।
तो अब हमारे पास 3 अलग-अलग एग्जिट पोल की नतीजे हैं। मैट्रिस एनडीए 147 से 167, एमजीबी 70 से 90, दैनिक भास्कर एनडीए 145 से 160, एमजीबी 73 से 91 और चाणक्य स्ट्रैटेजीज एनडीए 130 से 138, एमजीबी 100 से 108। अगर हम इन तीनों का एक निचोड़ निकालने की कोशिश करें, एक औसत जैसा, तो क्या तस्वीर उभरती है? देखिए, तीनों पोल्स में एक बात तो कॉमन है, एनडीए को बढ़त हासिल है। हाँ, ये तो है। कोई भी पोल महागठबंधन को आगे नहीं दिखा रहा। मैट्रिस और भास्कर एनडीए को बहुत बड़ा बहुमत दे रहे हैं, जबकि चाणक्य उन्हें साधारण बहुमत के पास बता रहा है। अगर हम इन तीनों का एक मोटा-मोटा औसत या पोल ऑफ पोल्स जैसा कुछ निकालें, तो एनडीए लगभग 140-150 सीटों के आसपास पहुंचता दिख रहा है। अच्छा, 140-150। हाँ, और महागठबंधन करीब 85-95 सीटों के बीच, और जन स्वराज पार्टी तो लगभग शून्य पर ही दिख रही है तीनों में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एग्जिट पोल्स पर भरोसा करें तो नीतीश कुमार की वापसी की संभावना काफी ज्यादा है। हाँ, एग्जिट पोल्स के आधार पर तो यही निष्कर्ष निकलता है। बिहार का मूड आप कह सकती हैं मोटे तौर पर एनडीए के पक्ष में जाता दिख रहा है। वोटर्स ने शायद स्थिरता, अनुभव और वो केंद्र राज्य के समन्वय वाली बात को तरजीह दी है। नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत रूप से भी भरोसा कायम दिख रहा है, खासकर महिला वोटर्स और अति पिछड़ा वर्ग के बीच। और बीजेपी का साथ मिलने से एनडीए का पलड़ा और भारी हुआ है। लेकिन यहाँ एक लेकिन लगाना बहुत जरूरी है। हाँ, वो क्या? जैसा कि चाणक्य के आंकड़े दिखा रहे हैं और जैसा कि बिहार के चुनावों का इतिहास भी रहा है, कई सीटों पर हार जीत का अंतर बहुत कम होता है, मतलब कुछ 100 वोटों का। हाँ, बिल्कुल, क्लोज फाइट्स होती हैं। बिल्कुल, अगर 15-20 सीटें भी ऐसी निकलती हैं जहां मुकाबला बेहद करीबी है और नतीजा किसी भी तरफ जा सकता है, तो अंतिम तस्वीर एग्जिट पोल से काफी अलग हो सकती है। महागठबंधन, खासकर अगर वो 100 सीटों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के पार जाता है, तो उसे पूरी तरह से रेस से बाहर नहीं माना जा सकता। जमीनी स्तर पर हल्का सा भी स्विंग नतीजों को एकदम अप्रत्याशित बना सकता है। इसलिए ये चुनाव अभी भी एक थ्रिलर साबित हो सकता है गिनती वाले दिन। बिल्कुल। तो इन तमाम एग्जिट पोल्स का सार या लबोलुआब यही है कि फिलहाल हवा एनडीए के पक्ष में बहती दिख रही है। उन्हें एक स्पष्ट बढ़त हासिल है, लेकिन जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, ये सिर्फ एग्जिट पोल्स हैं, ये अनुमान हैं। हाँ, सिर्फ अनुमान। ये वोटर्स के मूड का एक इशारा भर देते हैं, ये कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाते। हमने पहले भी देखा है कि एग्जिट पोल कई बार बिल्कुल सटीक साबित होते हैं, तो कई बार वो नतीजों से कोसों दूर भी रह जाते हैं। एकदम सही कहा। असली फैसला तो मतगणना वाले दिन ही होगा, जब ईवीएम खुलेंगी और एक-एक वोट गिना जाएगा। जनता ने किसे चुना है, किसे नकारा है, इसका ठीक-ठीक पता तो तभी चलेगा। बिहार का वास्तविक जनादेश क्या है, ये हमें 3 दिन बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन इन आंकड़ों और सीटों के अनुमान से अगर हम थोड़ा परे हटकर सोचें, तो ये जो रुझान देख रहे हैं, ये हमें बिहार के वोटर्स की प्राथमिकताओं के बारे में क्या बता रहे हैं? क्या ये चुनाव पूरी तरह से विकास के एजेंडे पर लड़ा गया, या फिर जातिगत समीकरणों का बोलबाला अब भी उतना ही है? क्या चेहरे, मतलब लीडरशिप, ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई, या फिर बदलाव की जो एक लहर उठाने की कोशिश हुई थी, उसका कोई असर ही नहीं हुआ? ये भी तो सोचने वाली बात है। ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है, और जब असली नतीजे आएंगे, उसके बाद इस पर और गहराई से विश्लेषण करने की जरूरत होगी। भले ही अंतिम सीटों का गणित एग्जिट पोल से थोड़ा अलग भी हो जाए, ये रुझान कुछ गहरे सामाजिक और राजनीतिक बदलावों की तरफ जरूर इशारा करते हैं। जैसे क्या महिला वोटर अब वाकई एक निर्णायक वोट बैंक बन चुकी हैं, जिनकी अपनी प्राथमिकताएं पारंपरिक जातीय गणित से अलग हो सकती हैं? क्या युवा पीढ़ी की जो आकांक्षाएं हैं, खासकर रोजगार को लेकर, वो भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेंगी? और क्या विकास की परिभाषा अब सिर्फ सड़क बिजली तक ही सीमित है, या उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे भी ज्यादा अहमियत पा रहे हैं? ये एग्जिट पोल हमें इन सवालों पर सोचने को मजबूर करते हैं, और इनके जवाब जो हैं वो बिहार की आने वाली राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात है।